किस मुसीबत में फंस गया। इससे तो अच्छा था मैं वही बंगले पर ही रुक जाता। एक तो अंधेरी रात, ऊपर से मूसलाधार बारिश, दूर दूर तक रोशनी का अता पता नहीं है। डॉक्टर सूर्यकांत की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी। गांव के कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते पर उसे अपनी कार को आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। विधायक बाबू के फार्म हाउस वाले बंगले से निकलते निकलते उसे शाम हो गई थी। आसमान पर घने काले बादल घिरने लगे थे। कभी कभी बारिश हो सकती थी। विधायक बाबू ने कहा भी था कि रात यहीं रुक जाए, सुबह जाने में आसानी रहेगी। मगर उसकी आप अपनी जिद, अरे बस 2-3 घंटे की तो बात है, शहर पहुंचकर कल के एक जरूरी ऑपरेशन की तैयारी भी करनी है। यह रुक गया तो सुबह पहुंचने में देर हो जाएगी। विधायक बाबू के आग्रह को ठुकराकर वो आखिरकार निकल ही पड़ा और बस थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। फिर जो बारिश ने जोर पकड़ा तो गांव की कच्ची सड़क, जो बैलगाड़ियों के आवागमन के कारण जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई थी, कार के लिए खतरनाक साबित होने लगी। विंडस्क्रीन के वाइपर भी पानी का हटाना पाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। गड्ढे से बचते बचते कार हिचकोले खाती किसी तरह आगे बढ़ रही थी, मगर यह कोशिश भी बहुत देर तक चली नहीं। कार का बायां पहिया एक गहरे गड्ढे में धंस ही गया और कार धक्का खाकर रुक गई। अब लो, मरो इस बारिश में, वह बुरी तरह झुंझला उठा। अब तो वह विधायक बाबू के बंगले से भी इतनी दूर आ चुका था कि पैदल वापस लौटना संभव नहीं था और शहर की ओर जाने वाली पक्की सड़क अभी काफ़ी दूर थी। आज ही उसे अपने रेनकोट भी भूलना था। उसने एक बार फिर कार स्टार्ट करने गड्ढे से बाहर खींचने की कोशिश की, मगर सब फिजूल। मजबूर होकर एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में अपना डॉक्टरी किट लिए डॉक्टर सूर्यकांत को कार से बाहर निकलना पड़ा। बाहर घना अंधेरा था। कच्ची सड़क पानी से भरी हुई थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की तेज आवाज़ के बीच कहीं से सियार के रोने की आवाज़ बार बार आ रही थी। कभी कभी जोरदार बिजली की कड़क के साथ चारों ओर फैले खेत दिख जाते थे। टॉर्च की मध्यम रोशनी में वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव देहातों में तो वैसे भी लोग दिन ढलते ही खूब खा पी कर सो जाते हैं। अचानक बिजली की चमक में उसे दूर किसी झोपड़ी के होने का एहसास हुआ। वो खेतों के बीच से होता हुआ अंदाजे से उसी दिशा में बढ़ने लगा। खेत की गिल्ली मिट्टी में आकर में उसके पैर पिंडलियों तक सन चुके थे। कोई 20 मिनट चलने के बाद वह मुश्किल उस झोपड़ी तक पहुंच ही गया। लकड़ी के टूटे फूटे दरवाजे की झिर्री से उसे रोशनी की महीन महीन किरण निकलती दिखाई दे रही थी। उसने हौले से दरवाज़ा ठप बादलों की तेज गर्जना और बिजली की कड़क में शायद अंदर सोने वालों को उसकी दस्तक सुनाई नहीं पड़ी। उसने पुनः थपथपाया। झीरी से आती रोशनी कुछ तेज हुई और कुछ क्षणों में लालटेन लिए मैले कुचले कपड़ों में लिपटी एक 18-19 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। पीछे से किसी आदमी का बहुत मध्यम और पीड़ादायक स्वर भी उभरा। कौन है बेटी? शायद कोई मुसाफिर है बाबा, लड़की ने पीछे मुड़कर जवाब दिया और प्रश्नवाचक दृष्टि डॉक्टर सूर्यकांत के चेहरे पर गड़ा दी। मैं विधायक बाबू के बंगले से आ रहा था। अचानक गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैं डॉक्टर सूर्यकांत ने हकलाते हुए उससे निवेदन किया। लड़की लालटेन लिए कुछ कदम पीछे हो गई। अंदर से फिर वही स्वर उभरा, अंदर ले आ बेटी, बाहर तो बड़ी भयानक बारिश हो रही है। हाँ बाबा, उसने पलटकर जवाब दिया और डॉक्टर सूर्यकांत की ओर मुखातिब होकर बोली, आइए। वह स्वयं भीतर की ओर मुड़ गई। डॉक्टर सूर्यकांत उसके पीछे पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। लड़की ने लालटेन की लो तेज कर दी और दीवार पर लगे एक कुंडे में उसने लालटेन लटका दी। तेज हवा के झोंके से थरथराती लो में डॉक्टर उस लड़की को देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी।
चिथड़े में लिपटी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे गुर्दी में लाल छिपा हो। आप तो पूरे भीग गए हैं, उसने भोलेपन से कहा। हाँ देखिए ना, आज ही मैं अपना रेनकोट लाना भूल गया। आप आप शहर से आए हैं? उसने पूछा। हाँ, विधायक बाबू को देखने आता। वे हार्ट के मरीज है, जब भी तकलीफ बढ़ती है तो बुलवा भेजते। तो क्या आप? वह बेहद बेहद आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। लड़की के सवाल का आशाई समझकर डॉक्टर सूर्यकांत ने जवाब दिया। इतना सुनते ही वो लड़की तेजी से अंदर की ओर भाग गई। डॉक्टर सूर्यकांत को अचंभा हुआ। वह अपने गीला रुमाल निचोड़ते हुए बढ़ा तो आगे बढ़ा तो उसे भीतर के कमरे से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। उसने आगे बढ़कर अर्ध खुले किवाड़ से अंदर झांका। वह लड़की एक पलंग के पायदाने बैठी सिसक रही थी। पलंग पर एक जीर्ण शीर्ण वृद्ध पड़ा था, जिसकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ वह कह रहा था, चिंता न कर बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू तो नाहक इतना परेशान होती है। चुप हो जा। डॉक्टर को वृद्ध की हालत काफ़ी गंभीर लगी। वह किवाड़ लांघते हुए अंदर पहुंच गया। क्या इनकी तबीयत? लड़की ने आंसुओं में डूबा चेहरा उठाया और आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, ये मेरे बाबा हैं। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हें बचा लीजिए। वह रोते रोते उसे कदमों पर झुक गई। डॉक्टर सूर्यकांत उसकी कातर मांग से भीतर तक सिर गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाया। वह बुरी तरह फफक रही थी। परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, मैं देखता। तुम जाओ, बाहर से मेरा बैग उठा लाओ। वह दौड़ती हुई कमरे के बाहर चली गई। डॉक्टर सूर्यकांत ने वृद्ध की नब्ज देखी। अरे बेटा, मेरी तो अब उम्र हो चली है। खो खो मेरा प्राण तो बस इस बच्ची में अटके हैं। आपको यह रोग कब से है? उसने वृद्ध से पूछा। अब तो 3 साल हो गए। पहले तो सिर्फ खांसी आती थी। गांव के वैद्य से दवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो बुखार बना ही रहता है। कई बार खून की उल्टियाँ भी हो चुकी है। वो पीछे बैग लिए खड़ी थी। डॉक्टर सूर्यकांत ने बैग लिया और आला निकालकर वृद्ध की छाती जांचने लगा। कोई एलोपैथिक दवा लेते हैं? उसने वृद्ध से पूछा। अरे बेटा, यहाँ 2 रोटी बड़ी मुश्किल से जुट पाती है। दवा दारू तो बस सपना है गरीबों का। अभी भी देर नहीं हुई है। सही दवाएं और अच्छी खुराक मिले तो आप फिर से भले चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर ने उनका हाथ थपथपाते हुए कहा। बूढ़े के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान खींच आई। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। देख बेटी, कैसे दिलासा दे रहे। अरे डॉक्टर साहब, ये रोग तो अब मेरी जान लेकर जाएगा। आपकी इसी सोच ने शायद आपको ज़्यादा बीमार बना दिया है। ऐसा नहीं है कि टीबी ठीक नहीं हो सकती। यह बीमारी तो जड़ से ठीक हो जाती है, बशर्ते आप समय पर दवाइयाँ और अच्छी खुराक लेते रहे। मगर बेटा, बूढ़ा शायद उसे अपनी गरीबी का एहसास कराना चाहता था। मगर वगर कुछ नहीं। अब मैं आ गया हूँ। मैं आपका इलाज करूँगा। मैं लगभग हर हफ्ते विधायक बाबू को देखने इधर आता हूँ। लौटते मैं आपको भी देखता जाऊँगा। मगर आपकी फ़ीस? डॉक्टर हंसा। मेरी फ़ीस बस इतनी ही कि आप अब निराशवादी बातें न करके खुश रहने की कोशिश करेंगे। क्यों, ठीक है ना? उसने पीछे मुड़कर लड़की के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें में कृतज्ञता के आंसू झिलमिला रहे थे। डॉक्टर सूर्यकांत ने बैग से एक इंजेक्शन निकालकर वृद्ध को लगाया। कल मैं किसी के हाथ दवाई भिजवा दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम काशीनाथ है बेटा। विधायक बाबू के स्कूल में पहले मास्टर था। जब से यह रोग लगा है, काम धंधा भी छूट गया। यह मेरी बेटी पूनम है। माँ तो इसकी बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई। किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब इसी में जान अटकी है। बस किसी तरह इसके हाथ पीले हो जाए तो चैन से मर सकूँगा। रुत की आवाज़ भरभराने लगी। सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अच्छे तो हो जाइए। डॉक्टर ने फिर सांत्वना दी। देख बेटा,
डॉक्टर साहब भी कर आए हैं। जा जरा गुड़ की चाय ही बना ले, और अगर कुछ रोटी पड़ी हो तो वृद्ध ने अपनी बेटी की और देखकर कहा, जी बाबा। वह कहते हुए तेजी से रसोई की ओर चली गई। धारावाहिक के अगले भाग में पढ़िए कि गरीब के घर पर अचानक फरिश्ते की तरह प्रकट होने वाले डॉक्टर सूर्यकांत ने ऐसा क्या किया कि पूनम फूट फूट कर रो पड़ी।